मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सनोबर खान ने वहां आने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया था जब मजबूरी से जागने वालों के अलावा किसी की आंख खुली न रहती, मगर कारी गुलाम मोहम्मद की एहतियात काम आ गई थी। रात 2:30-3 बजे का वक्त होगा जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक स्नाइपर यूं भी एक आंख खुली रखकर सोने का आदी होता है। मैं फौरन उठ बैठा। दरवाजा खोलने पर मुझे अब्दुल रहीम नामी आदमी दिखाई दिया जो हमारे लिए खाना लाया करता था। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर घुसा और दरवाजा अंदर से कुंडी कर दिया। भाईजान, सनोबर खान के आदमियों ने बैठक को चारों तरफ से घेर लिया है और वो कारी साहब से ताउन की अपील कर रहा है। उसके बकौल उसे पक्की इतला मिली है कि आप दोनों यहीं छुपे हैं। मैंने कहा, मगर कारी साहब ने तो कहा था कि वो मुखाबरे पर इत्तला देंगे। वो बोला, कारी साहब ने आपको मुखाबरे पर पुकारा था, लेकिन आपकी तरफ से जवाब न पाकर उन्होंने फिलफौर मुझे भेज दिया। अब आप बातों में वक्त जाया न करें और निकलें। पलवशा भी जाग गई थी और अब्दुल रहीम की बातें उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो जल्दी से चेहरे पर चादर लपेट कर पाँव में बूट डालने लगी। मैंने भी 1 मिनट में अपने बूट डाले और बैरेट का थैला उठाकर खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ गया। पलवशा मेरे पीछे थी। टॉर्च की रोशनी में मैं आगे बढ़ता गया। यकीनन अब्दुल रहीम वहीं लेट कर सनोबर खान के आदमियों को ये तासुर देना चाहता था कि वहाँ वो लेटा था, वरना कमरे की हालत ये जाहिर करती थी कि थोड़ी देर पहले वहाँ कोई मौजूद था। अलबत्ता अब्दुल रहीम की मौजूदगी में कोई शक का इजहार नहीं कर सकता था। हम करीबन चौथे मकान को अबूर करने वाले थे जब मुखाबरे पर कारी गुलाम मोहम्मद की आवाज उभरी, जवान मुझे सुन रहे हो? मैंने कहा, जी कहें। मैंने भी नाम लिए बगैर उसे जवाब दिया। वो बोले, बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक गद्दार दुश्मन था, उस रास्ते की खबर पहुंचा चुका है। यकीनन वहां उसके आदमी तुम्हारी ताक में मौजूद होंगे। मुझे एकदम रुकना पड़ गया, तो क्या करूं? वापस आना मुनासिब रहेगा या यहीं कहीं छुपा रहूं? वो बोले, उसकी बजाय किसी दूसरे घर से निकलने की कोशिश करो और ख्याल रहे उसके आदमी हर तरफ फैल गए हैं। और कारी साहब की आवाज एकदम गायब हो गई। मुझे शक हुआ कि किसी की आमद पर उन्हें खामोश होना पड़ा। पलवशा भी उनकी तमाम बातें सुन रही थी। अब क्या करें? ऐसी सूरत हाल में भी उसके चेहरे पर कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। वो वैसी ही बहादुर और दलेर थी। उसकी बेखौफी देखकर मुझे बहुत हौसला मिला। एक लम्हा सोचकर मैं मशरकी दीवार का जायजा लेने लगा। ऐसे हालात में कारी साहब का मशवरा सबसे बेहतर था। जल्द ही मुझे एक दरवाजा नजर आया। 2 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा एक ही किवाड़ था जो हमारी जानिब ही खुल सकता था। पट के खोलते ही सामने से एक प्लास्टिक की शीट लगी नजर आई। प्लास्टिक की वो शीट हटाते हुए मैंने उस चौकोर सुराख से अंदर झांका। कमरे में साथ साथ मिली हुई 2 चारपाइयों पर 2 आदमी मौजूद थे। यकीनन वो मियाँ बीवी ही होंगे। प्लास्टिक हटाने पर हैंगर से लटके कपड़े नीचे गिर गए थे। गो उससे इतनी ज्यादा आवाज नहीं उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ सोए मियाँ बीवी जाग गए थे। हमें देखकर वो इतने हैरान हुए थे कि औरत को चेहरा छुपाना भी भूल गया था। कमरे में जलती हुई इमरजेंसी लाइट की रोशनी ने हमारी देखभाल को आसान कर दिया। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए दबे लहजे में कहा, हम दुश्मन नहीं हैं। उस मर्द ने हकलाते हुए लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर आप? मैंने कहा, बातचीत नहीं, खामोशी से लेट जाओ। दुश्मन हमारे पीछे है और तफसील बताने का वक्त नहीं है। कता कलामी करते हुए उसे मैंने खामोशी की ताकीद की और पलवशा को साथ लेकर कमरे से बाहर का रुख किया। सहन में अच्छा खासा अंधेरा फैला हुआ था। कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी करके हम दोनों दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आई कॉम की धीमी आवाज पहुंची। किसी को चौकन्ना रहने की हिदायत की जा रही थी। यकीनन हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे। सनोबर खान ने हमारी ताक में न सिर्फ उस नाले में अपने आदमी बिठाए हुए थे, बल्कि एक कतार में मौजूद इन घरों के चारों जानिब भी उसके आदमी फैले हुए थे। हम दोनों के भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करें? पलवशा के करीब होकर मैंने मशवरा चाहने के अंदाज में पूछा। यकीनन हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी। वो बोली, मेरा ख्याल है अकबी जानिब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस जानिब ढलवान चढ़ते ही हम उनका मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। उस बहादुर लड़की के लहजे में हालात की गंभीरता का जरा भी असर मौजूद नहीं था। मैंने कहा, वहाँ रुककर इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना कि जब कुमक मिलने की उम्मीद भी न हो, एक हिमाकत ही है। बाकी फरार के लिए नशीब का रास्ता इसलिए भी बेहतर रहता है कि भागने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। वो मेरा मतलब समझते हुए बोली, मतलब आप सामने से भागने का सोचे हुए हैं? मैंने पूछा, क्या ख्याल है? उसने बेखौफ अंदाज में कहा, चलो, और बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने अपनी पुश्त पर लदा बैरेट का थैला उतार कर नीचे रखा और जंजीर खोलकर नाइट विजन गॉगल ढूंढने लगा। वो शबदीद ऐनक अमेरिकन स्नाइपर से मेरे हाथ लगी थी, जो बाद में बैरेट के थैले के साथ सनोबर खान के हत्थे चढ़ गई थी और गुज़श्ता दिन बैरेट M107 के सामान के साथ मेरे हाथ आ गई थी। शबदीद ऐनक ढूंढकर मैंने ऑन करके तस्मों के जरिए आंखों
आंखों पर बांध ली। उसे पहनते ही अंधेरे में हर चीज सब्ज नजर आती है और चांद की 14वीं शब से वाज़े नजारा दिखता है। उसमें छोटी बैटरियां पड़ी होती हैं। ऑन करते ही मुझे महसूस हो गया था कि बैटरियां अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी। नाइट विजन आंखों पर बांधते ही मैंने पलवशा को कहा, मैं दीवार के ऊपर से झांक कर देखता हूँ कितने आदमी बाहर मौजूद हैं और कोशिश करता हूँ कि उन्हें ऊपर ही से जहन्नम वासिल कर दूं। तुम दरवाजे पर तैयार हालत में रहना और मेरा इशारा पाकर बाहर निकलने के लिए तैयार रहना और ग्लॉक के साथ फायर करना ताकि साइलेंसर की वजह से गोली चलने की आवाज ना आए। ये कहते ही मैंने अपना ग्लॉक निकाल कर हाथ में थाम लिया था। वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, और उसके साथ ही उसने क्लैशनकोफ कंधे से लटकाकर ग्लॉक पकड़ लिया। सामने की दीवार में बने हुए मोर्चे पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी मौजूद थी। मैं उसी सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ा और 14-15 फुट दीवार से नीचे झांकने लगा। दोनों मकानों के दरवाजे के दरमियान वो एक डबल केबिन लिए मौजूद थे। डबल केबिन की बॉडी में 2 आदमी बैठे हुए थे, जबकि एक आदमी दोनों मकानों के सामने इस अंदाज में खड़ा था कि किसी भी शख्स के अंदर से निकलने पर उसकी नजर में आ जाता। चारों क्लैशनकोफ से मुसल्ला थे। उन 4 के अलावा गाड़ी के केबिन में भी 1 से ज्यादा आदमी मौजूद थे। दरवाजों पर निगरान खड़े दोनों आदमी चूंकि गाड़ी से थोड़े फासले पर खड़े थे, इसलिए मैंने पहले उन्हीं को निशाना बनाने का फैसला किया। गाड़ी की बत्तियां ऑफ थीं, जबकि गली में भी रोशनी का ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं था कि वो खाली आंख से वाजे नजर आते। ग्लॉक सीधा करके मैं उस आदमी के सर का निशाना साधने लगा जो उस मकान के सामने खड़ा था जिसमें मैं और पलवशा छुपे हुए थे। पिस्तौल और राइफल के फायर में बुनियादी फर्क ये होता है कि पिस्तौल से निशाना साधते वक्त राइफल की तरह उसकी रेयर साइड से आंख नहीं लगानी पड़ती, बल्कि 1 या दोनों हाथों में पिस्तौल को सीधा थाम कर अंदाजे से निशाना लेना पड़ता है। ठक की हल्की सी आवाज अगर उनके कानों में पड़ी भी थी तो वो तवज्जो नहीं दे पाए थे, लेकिन उनके साथी के गोली खाकर गिरने के धमाके की आवाज गाड़ी की बॉडी में बैठने वाले उसके साथियों तक जरूर पहुंच गई थी। ओए बहराम खान, खड़े खड़े नींद तो नहीं आ गई? डबल केबिन की बॉडी में बैठे हुए एक आदमी ने मजाहिया अंदाज में पूछा, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उनके मजाक से महसूस होता। मैंने फौरन ग्लॉक की बैरल दूसरे मकान के सामने खड़े हुए आदमी की जानिब मोड़ दी और अगले ठक के साथ वो भी नीचे गिर गया। कोई गड़बड़ है। बॉडी में बैठे हुए दोनों आदमी हड़बड़ा कर उठे, मगर उनके उतरने से पहले मैं 2 मरतबा ट्रिगर दबा चुका था। 20-25 गज से मेरा निशाना चूकने का इम्कान नहीं था। एक आदमी जो उतरने के करीब था वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा था। उनके गिरने पर भी गाड़ी में से कोई नहीं निकला, जिसका मतलब यही था कि या तो गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं या वो गाड़ी के शीशे बंद करके मौसीकी से महसूस हो रहे हैं। यूं भी अच्छी खासी सर्दी थी और फिर रात के वक्त तो यूं भी सर्दी में ज्यादा इजाफा हो जाता था। एक बार मेरा जी चाहा कि पलवशा को आवाज देकर बाहर निकलने का कहूं, मगर फिर उसे खतरे में झोंकने पर मेरा दिल आमादा न हुआ। खुद मैं नीचे उतरकर दरवाजे से बाहर जाता तो ज्यादा वक्त जाया हो जाता। जल्दी से एक फैसला करते हुए मैं फौरन बाहर की जानिब दीवार से नीचे लटक कर कूद गया। नीचे लटकने के बावजूद मेरे पांव जमीन से 6-7 फुट बुलंद थे, इसलिए अच्छी खासी आवाज आई थी, लेकिन किसी किस्म की हरकत न होते देखकर मैंने करीब होकर देखा। स्टीयरिंग व्हील पर एक आदमी सर टेके सोया हुआ था। उसके अलावा गाड़ी का केबिन खाली था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और उसे गिरबान से पकड़कर बाहर खींचा। क्या कौन? वो हड़बड़ाते हुए हकलाया, मगर उस वक्त तक मैं ग्लॉक की एक और गोली जाया कर चुका था। उसके तड़पने का नजारा किए बगैर मैं भागकर उस दरवाजे के करीब पहुंचा जहां पलवशा मेरी मुंतजिर थी। आ जाओ। उसे आवाज देकर मैं गाड़ी की तरफ पलटा। गाड़ी की बॉडी में पड़ी लाशें नीचे फेंककर मैंने नीचे गिरा आईकॉम उठा लिया। उस वक्त तक पलवशा बैरेट के थैले को पुश्त पर लादे वहां पहुंच चुकी थी। उसने करीब आते हुए बेसब्री से पूछा, क्या रहा? और इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, आईकॉम से एक खुरदरी आवाज उभरने लगी। कोई तमाम पार्टियों को चौकन्ना रहने की ताकीद करते हुए बता रहा था कि शिकार फंदे की तरफ बढ़ रहा है और मुमकिन है कि वो नाले की तरफ जाने की बजाय किसी घर से निकलने की कोशिश करे। बताने वाले तक शायद हमारे अब्दुल रशीद की बैठक से निकलने की खबर अभी पहुंची थी। गो उसने अपने साथियों को निहायत मुफीद मशवरा देते हुए खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी, मगर बेचारा जरा लेट हो गया था और उसका खैरखाही से भरा मशवरा उसके साथियों के काम ना सका। मैंने पलवशा की बात का जवाब दिए बगैर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। बैरेट का थैला अकबी नशिस्त पर फेंकते हुए उसने मुझे दूसरी नशिस्त की तरफ धकेलते हुए कहा, गाड़ी मुझे चलाने दो। आपका निशाना मुझसे कई गुना बेहतर है और मैं आपसे ज्यादा रास्तों से वाकिफ हूँ। मैं बहस किए बगैर दूसरी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। पलवशा ने कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ मेरी गोद में फेंकी और साथ ही गाड़ी के करीब गिरी हुई लाशों की गन्ने और उनके बेंडोरियल से फालतू मैगजीनें भी निकाल कर बैरेट के पास फेंक दी। ऐसे हालात में उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता था। यकीनन हथियारों और एमुनिशन की हमें सख्त जरूरत थी। वो अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, जबकि मैं नाइट विजन आंखों से हटाने लगा क्योंकि अब उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने मशरकी जानिब मौजूद एक मकान के दाएं तरफ बने रास्ते पर गाड़ी बढ़ा दी। आईकॉम सेट से किसी की आवाज आई, दिलबर खान कहाँ चल दिए? यकीनन ये आखिरी मकान के सामने खड़ी हुई पार्टी का कमांडर पूछ रहा था। मैंने उसे जवाब देने की तकलीफ गवारा नहीं की थी। दिलबर खान जवाब क्यों नहीं दे रहे? दिलबर खान
दिलबर खान। वो मुसलसल उस साथी को पुकारने लगा जो हर किस्म के सवाल और जवाब से बहुत दूर जा चुका था। एक नई आवाज ने पूछा, दिलबर खान जवाब क्यों नहीं दे रहे? और इस मर्तबा भी दिलबर खान की कोई आवाज न उभरते देखकर उसी आवाज की तरफ से पूछा गया, तोरखम जान, उसका रुख किस तरफ है? आवाज आई, कमांडर, उसकी गाड़ी मशरकी जानिब नशेब में उतर रही है। कमांडर की चीखती हुई आवाज उभरी, उसका पीछा करो तोरखम जान। और फिर वो किसी दूसरे को पुकारने लगा, वजीर खान, दिलबर खान की गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तुम अपने साथियों के साथ सड़क पर होकर उसे रोको। वजीर जान का असबाती जवाब उभरा, जी कमांडर। एक आवाज आई, कमांडर, उस गाड़ी में दिलबर खान नहीं है, उसकी और उसके साथियों की लाशें यहाँ बिखरी पड़ी हैं। यकीनन तोरखम को हमारा पीछा करने के लिए उस मकान के करीब से गुजरना पड़ा था जहाँ दिलबर खान और उसके साथियों की लाशें मौजूद थीं। कमांडर की आवाज में गैज़ो गज़ब भरा हुआ था, जाने ना पाए। हम दोनों खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। थोड़ा सा नीचे आकर पलवशा ने गाड़ी का रुख अंगूर अड्डे की बजाय मुखालिफ समत में मोड़ दिया। तोरखम की आवाज आई, वो डमरियानी की तरफ मुड़ गए हैं। कमांडर ने कहा, तुम ताक़ुब में रहो, हम भी आ रहे हैं। मुझे बाएं जानिब दो गाड़ियों की रोशनी नजर आ रही थी जो नशेब में उतर रही थी। मैंने कहा, पलवशे रफ्तार बढ़ाओ। बाएं जानिब आने वाली रोशनी को देखते हुए मैंने पलवशे को हिदायत की और उसके साथ ही मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स पर निशाना साध दिया। चलती गाड़ी से मुतहर्रक हदफ को निशाना बनाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि चलती गाड़ी में इंसान के जिस्म को मुसलसल हरकत रहती है। गो तरबियत के दौरान हमने चलती गाड़ी से भी हदफ को निशाना बनाने की मशक की थी, लेकिन फिर भी मैं नाकाम रहा। अगली मर्तबा मैंने एक गोली फायर करने की बजाय 3-4 गोलियों का ब्रश चलाया। उसके साथ ही अगली गाड़ी की दाईं वाली लाइट बुझ गई। अचानक 2-3 क्लैशनकोफें इकट्ठी गरजने लगी। बिला शक व शुबा निशाना हमारी गाड़ी ही थी। पलवशा ने एक्सीलरेटर को मुकम्मल दबा दिया था। सीधी सड़क पर गाड़ी कमान से निकले हुए तीर की तरह उड़ी जा रही थी। पलवशा का बाएतमाद अंदाज में स्टीयरिंग व्हील पकड़ना जाहिर कर रहा था कि वो एक माहिर ड्राइवर थी। बाएं जानिब आने वाली गाड़ियों के सड़क पर पहुंचने से पहले हम आगे निकल गए थे। हमारे अकब में भी एक गाड़ी नजर आ रही थी जो यकीनन तोरखम जान की थी। तोरखम की गाड़ी से पहले ही बाएं जानिब से आने वाली दोनों गाड़ियां सड़क पर पहुंच चुकी थीं। मैंने सीट को लीवर के जरिए पीछे किया और अकबी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। आईकॉम से उनके उठने वाली आवाजें आना बंद हो गई थी। शायद उन्होंने मुतबादिल चैनल लगा लिया था। मेरे पास फिलहाल चैनल तलाश करने का वक्त नहीं था। क्लैशनकोफ के बट से सीट के अकब में लगा हुआ शीशा तोड़कर मैंने क्लैशनकोफ की बैरल बाहर निकाल ली। मुखालिफिन की अगली गाड़ी से इक्का दुक्का फायर की आवाज आ रही थी। उस गाड़ी की एक हेडलाइट मैं नाकारा कर चुका था। मैंने गाड़ी की दूसरी हेडलाइट पर शिस्त बांधी और 2 हल्के ब्रश चला दिए। मेरी दूसरी कोशिश कामयाब रही। पलवशा ने शीशे में से गाड़ी की हेडलाइट साया होते देख ली थी। बोली, एक तो गई। मैं एतमाद से बोला, बाकी भी जाएंगी, और दूसरी गाड़ी के आगे आने का इंतजार करने लगा। पलवशा ने एक खतरनाक मोड़ काटने के लिए गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और मोड़ काटते ही रफ्तार बढ़ा दी। मैं आईकॉम के चैनल तब्दील करने लगा। जल्द ही मतलूबा चैनल मुझे मिल गया। उनकी बातें सुनकर पता चला कि कमांडर की गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी थी और मेरा ताकुब करने के लिए वो दूसरी गाड़ी में बैठ गया था। उसके साथ वो सनूबर खान से मजीद गाड़ियां और आदमी भी मंगवा रहा था। हमने मुसलसल 2-3 मोड़ काटे। अचानक मेरे दिमाग में एक मंसूबा पैदा हुआ और उस पर अमल करने के लिए मैंने पलवशा को कहा, अगला मोड़ काट कर गाड़ी रोक दो। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि रुककर हम दोनों गाड़ियों को निशाना बना सकते हैं। वो बोली, इसके लिए 2-3 किलोमीटर बाद एक मुनासिब जगह आएगी। मेरे साथ मुत्तफिक होते हुए उसने मंसूबे में थोड़ी सी तरमीम भी कर ली। मुझे उसकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने अगले ही मोड़ पर रुकने पर इसरार न किया। जल्द ही हम मतलूबा मोड़ पर पहुंच गए। वो मोड़ इतना खतरनाक तो नहीं था, लेकिन उसके दाएं तरफ मौजूद खड़ी ढलान काफी खतरनाक थी, जहां से गिरने की सूरत में गाड़ी 50-60 फुट नाले में जा गिरती। सड़क के बाएं जानिब भी ऐसी ही ढलान मौजूद थी जिस पर गाड़ी का चढ़ना नामुमकिन था। गाड़ी मोड़कर उसने एक चट्टान के अकब में खड़ी की और सूरत से निकल आई। मैंने भी नीचे उतरने में देर नहीं लगाई थी। एक क्लैशनकोफ पलवशा की जानिब बढ़ाते हुए मैंने अपनी क्लैशनकोफ पर भी भरी हुई मैगजीन चढ़ा ली थी। उसके साथ ही मैंने नाइट विजन भी उठाकर आंखों पर बांधे, क्योंकि अगर वो गाड़ी रोककर मुकाबला करने पर उतर आते तो इस अंधेरे में उनकी नक्लो हरकत देखना मुश्किल था। 8-9 फुट ऊपर चढ़कर हम दोनों ने एक पत्थर के अकब में मोर्चा संभाल लिया। अगली गाड़ी तुम्हारी है। मैंने नाइट विजन ऑन करते हुए उससे मुत्तला किया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बॉस। जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो खतरनाक सूरत हाल को कोई अहमियत दे रही है। उस वक्त मोड़ की जानिब से रोशनी नमूदार हुई। पलवशा ने अपनी क्लैशनकोफ पहले से कॉक करके सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया हुआ था। सेफ्टी लीवर के 3 काम होते हैं। जब सेफ्टी लीवर सेफ पोजीशन पर लगाया हो तब ट्रिगर दबाने से फायर नहीं होता। जब सेफ्टी लीवर को ऑटोमेटिक पोजीशन पर लगा दिया जाए तब हर बार गोली चलाने के लिए ट्रिगर को दबाना पड़ता है, यानी वो सिंगल शॉट होती है। और जब सेफ्टी लीवर ब्रस्ट पर लगा हो तब एक ही बार ट्रिगर दबाने से हथियार से मुसलसल गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। दोनों गाड़ियों के दरमियान चंद गज का फासला था। मोड़ से हमारे मोर्चे तक 50-60 गज से ज्यादा फासला नहीं था। वो निस्बतन फैला हुआ मोड़ था।
यूं कि जब तक उनकी गाड़ी करीब न आ जाती हमारी गाड़ी पर उनकी नजर नहीं पड़ सकती थी। 50-60 गज इतना फासला नहीं था कि हम दोनों गाड़ियों के मोड़ काटने के बाद इंतजार करते। जो ही दोनों गाड़ियां मोड़ काट कर सीधा हुई, पलवशा ने ट्रिगर पर उंगली रखकर फायर खोल दिया और उसके साथ ही मेरी क्लैशनकोफ भी आग उगलने लगी। जोरदार धमाके के साथ अगली गाड़ी का दायां पहिया फटा और गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। पिछले ड्राइवर ने गाड़ी बाएं जानिब ढलान की तरफ मोड़नी चाहिए। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हुए गाड़ी पहलू के बल गिर पड़ी थी। मैंने उस पर गोलियां बरसाना जारी रखी थी। पलवशा ने भी नई मैगजीन चढ़ाकर क्लैशनकोफ कॉक की और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और गाड़ी ने आग पकड़ ली। यकीनन फ्यूल टैंक में गोली लग गई थी। उसके साथ ही चंद इंसानी चीखें बुलंद हुई, मगर कोई गाड़ी से दूर नहीं जा सका था। नाइट विजन में किसी को हरकत करते न देखकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। चलो, पलवशा ने एक बार फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली। थोड़ा सा आगे जाते ही उसने निस्बतन आसान ढलान देखकर गाड़ी नाले में उतार ली। उसके साथ ही वो बोली, राजू बेहतर होगा कि हम नाले में वापस अलाम खेल की तरफ जाएं, वरना अब वो पूरी कुव्वत से इस सड़क पर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है उन्होंने डमरियानी के सरदार सकलैन से भी मदद मांग ली हो और वो सड़क पर हमारा मुंतजिर हो। मैं उसके साथ मुत्तफिक हुआ। ठीक है, उसने कहा, नाइट विजन मुझे दे दो। उसने हेडलाइट्स ऑफ करके मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। नाइट विजन उसके हवाले करने की बजाय मैंने उसके सर पर बांध दिया। उसने कैबिन के अंदरूनी लाइट बुझाते हुए तारीफी लहजे में कहा, बड़ा साफ नजर आ रहा है। हम सनोबर खान की तबाहशुदा गाड़ियों की जगह से आगे बढ़े तब मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ, क्योंकि अगर उनकी कुछ और गाड़ियां वहां तक पहुंच गई होती तो एक जगह पर रुके होने की वजह से वो नाले में जाती हुई हमारी गाड़ी देख लेते। अलबत्ता सफर की हालत में उन्हें अंधेरे नाले के बीचों बीच चलती ऐसी गाड़ी नजर नहीं आ सकती थी जिसकी हेडलाइट्स बुझी हों। नाइट विजन से इतना भी वाज़े नजर नहीं आता कि पलवशा गाड़ी को तेज चला सकती। यूं भी नाले में बिखरे छोटे बड़े पत्थर अच्छी खासी रुकावट पैदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें अलाम खेल की तरफ से 3 गाड़ियां हरकत करती नजर आईं। उन्हें देखते ही पलवशा ने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया। गो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर वो जरा सा भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। गाड़ियों के गुजर जाने के बाद वो दोबारा चल पड़ी। जल्द ही हम अलाम खेल के मजाफात में पहुंच चुके थे। अलाम खेल से आगे बढ़ने के बाद पलवशा ने गाड़ी को सड़क पर चढ़ाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हमें खतरा था कि उन्होंने कहीं अंगूर अड्डे से कोई नफरी वगैरह न मंगवा ली हो। अलाम खेल से थोड़ा आगे जाते ही उसने मशवरा चाहा, अब कहाँ जाना है। मैंने कहा, अंगूर अड्डे या रिगज़ई चलते हैं। वो कहने लगी, इसके लिए गाड़ी सड़क पर चढ़ाना पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है। इससे पहले कि वो कोई मुनासिब ढलान देखकर गाड़ी को सड़क की तरफ मोड़ती, हमें दूर से दौड़ती हुई रोशनियां नजर आईं। वो करीबन 4 गाड़ियां थी और अंगूर अड्डे से अलाम खेल की तरफ आ रही थी। पलवशा ने गाड़ी रोककर एक मर्तबा फिर इंजन बंद कर दिया, जबकि मैं आईकॉम सेट के साथ छेड़खानी करने लगा। जल्द ही मुझे दुश्मनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई। हम अलाम खेल पहुंचने वाले हैं सरदार। दूसरी तरफ से आवाज आई, जहां रुकने की जरूरत नहीं, सीधा आगे निकलते जाओ। कमांडर दोदा खान 3 गाड़ियां लेकर उनके पीछे गया हुआ है। अपनी 2 गाड़ियां और उनमें मौजूद आदमी धोखे से तबाह हो गए हैं। एहतियात से जाना और इस बार उन खबीसों को बख्शना नहीं। सनोबर खान की आवाज पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। बाएतमाद लहजे में जवाब मिला, बेफिक्र रहें सरदार, अगर आपको यहाँ कुछ आदमियों की जरूरत है तो मैं एक गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। वो जो कोई भी था यकीनन उन्हीं गाड़ियों में मौजूद था जो अभी अंगूर अड्डे से अलाम खेल पहुंची थी। सरदार बोला, नहीं, मेरे साथ सुधीर खान और बादशाह गुल मौजूद हैं। ज्यादा बंदों की जरूरत उसे घेरने के लिए पड़ेगी, इसलिए तमाम गाड़ियां साथ ले जाओ, और हाँ, जिंदा लाने की जरूरत नहीं। खबासत भरे लहजे में पूछा गया, वैसे लड़की को चंद दिन जिंदा रखने में क्या हर्ज है? सनोबर खान ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे शालम खान। उस खबीस को गोली मारते ही पलवशा खान को सीधा यहाँ ले आना। मेरा ख्याल है उस खबीस SS से ज्यादा हक हमारा है। शालम ने मकरू लहजे में कहा, शुक्रिया सरदार। उसी वक्त हमें उनकी गाड़ियों की अकबी रोशनी अलाम खेल से आगे की तरफ हरकत करती नजर आई। पलवशा ने अजीब लहजे में कहा, राजू क्या ख्याल है? मुझे उसकी बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगी थी। मैंने कहा, बेवकूफ मत बनो। वो बोली, सिर्फ 2 मुहाफिज उसके साथ हैं। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम उसके पास पहुंच जाएंगे। मैं नीम दिली से बोला, पलवशे, बगैर किसी मंसूबे के सनोबर खान पर हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा। वो मुसर रही, राजू ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। मैं ज्यादा देर उसकी बात न टाल सका। मैंने कहा, चलो। खुशी से चहकते हुए उसने गाड़ी सड़क पर चढ़ा दी। शुक्रिया राजू। वैसे लाया अमल क्या होगा? मैंने कहा, उनकी गाड़ियां आ जा रही हैं, बस सीधा हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ चलती जाओ, यूं भी ये उन्हीं की गाड़ी है। उसने मेरी तायद में सर हिला दिया। मेरा इरादा भी यही है। बैठक के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने कैबिन की अंदरूनी रोशनी बुझा दी। जेली खिड़की खोलकर चौकीदार ने बाहर झांकते हुए पूछने की कोशिश की, अंदर जाना है? साइलेंसर लगे ग्लॉक ने उसका फिक्रा पूरा न होने दिया। उसका बालाई धड़ खिड़की से बाहर आ गिरा।
मैं जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर निकला। चलो उतरो। पलवशा मेरे कहने से पहले हरकत में आ चुकी थी। उसे अपने अक़ब में रखते हुए मैं आगे बढ़ गया। सेहन के जुनूब मगरबी और शुमाल मशरकी कोने में 2 बड़े एनर्जी सेवर लगे अंधेरे से बरसरे पेकार थे। अंदर दाखिल होते हुए मैंने चौकीदार की लाश घसीटकर दरवाजे से अंदर की। पलवशा ने अंदर घुसते ही जेली खिड़की बंद कर दी थी। बैठक के अंदर मुलाजिमों का एक कमरा रोशन था और उसका दरवाजा भी खुला था। ये वही कमरा था जहाँ पलवशा ने लड़के को कैद किया था। उसके साथ VIP कमरे से भी रोशनी झलक रही थी। इस कमरे में सनोबर खान होगा। मेरे आने से पहले अंदर न जाना। मैंने पलवशा को VIP कमरे की तरफ जाने का इशारा किया और वो सर हिलाते हुए दबे कदमों उस जानिब बढ़ गई, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आईकॉम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनके हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी रही। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलिक सकलैन की सड़क पर पहुंचने से पहले ही डम्बरियानी से आगे गुजर गए होंगे। दूसरी आवाज वाले ने कहा, नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डम्बरियानी से आगे नहीं जा सकते। मेरे पास उनकी गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल तानते हुए मैं अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों अपनी क्लैशनकोफें चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली हुई सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर थी कि वो चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उन दोनों को मैं पहले से जानता था कि वो हर वक्त सनोबर खान के साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए। तुम? हाँ, मैंने सोचा कहाँ कहाँ मेरी तलाश में खार होते रहोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।